गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी से सामने आई यह चौंकाने वाली घटना केवल एक अपराध नहीं बल्कि डिजिटल युग में टूटते परिवारों की गंभीर सच्चाई है। 4-5 फरवरी 2026 की आधी रात एक बेहद दुखद और चिंताजनक घटना सामने आई जब 3 नाबालिग बहनों ने अपने ही घर की 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। यह खबर न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, खासकर डिजिटल लत, मानसिक स्वास्थ्य और बच्चों की सुरक्षा को लेकर। रात गहरी हो चुकी थी। करीब 2 बजे से सवा 2 बजे के बीच गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी के एक आवासीय घर की 9वीं मंजिल से 3 बहनें एक एक कर गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, यहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को जब सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस और स्थानीय लोगों ने बताया कि बहनें अपने कमरे में दरवाजे को बंद करके बैठी थी और फिर अचानक वे बालकनी की ओर बढ़ी और कूद गई। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि तीनों बहनों को मोबाइल फोन और ऑनलाइन गेमिंग की अत्यधिक लत थी। यह लत इतनी गहरी थी कि वे लगभग हर काम एक साथ करती थी, खाना खाना, सोना, नहाना और मोबाइल गेम खेलना। खबरों के मुताबिक वे एक कोरियन ऑनलाइन गेम में शामिल थी और लॉकडाउन के बाद से ही स्कूल नहीं जा रही थी। गेम के कारण उनका व्यवहार बदल रहा था और घर में बहस भी होती थी। माता पिता ने उन्हें फोन और गेम से दूर रहने को कहा। कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि वे इतनी प्रभावित थी कि उन्होंने आपस में कोरियन नाम रख लिए थे और गेम को अपनी जिंदगी जैसा मान लिया था। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि लगातार कोरियन ड्रामास देखने वाले बच्चे कभी कभी खुद को काल्पनिक किरदार समझने लगते हैं। वे खुद को दुखी नायिका या पीड़ित किरदार मानने लगते हैं। यहाँ दर्द, भागना और मौत भी रोमांटिक लगने लगती है। इस मानसिक भ्रम ने इन तीनों बहनों की सोच को बुरी तरह प्रभावित किया। जांच के दौरान बच्चियों की एक डायरी भी मिली जिसमें कुछ पंक्तियां लिखी थी। इन पंक्तियों ने पूरे मामले को और भी भावुक बना दिया। डायरी में लिखा था, हम बहुत अकेले हैं, हमें माफ कर देना, सॉरी पापा। इन शब्दों ने साफ कर दिया कि बच्चियां अंदर ही अंदर किसी गहरे मानसिक संघर्ष से गुजर रही थी जिसे शायद कोई समझ नहीं पाया। आज की पीढ़ी धीरे धीरे असली दुनिया से कटकर डिजिटल दुनिया में जीने लगी है। वहां सब कुछ परफेक्ट लगता है लेकिन असल में वह दुनिया बेहद खोखली होती है। जब कोई बच्चा काफी समय तक स्कूल नहीं जाता तो उसका संपर्क असली दुनिया से पूरी तरह कट जाता है। उनके लिए वो मोबाइल की स्क्रीन ही उनकी ऑक्सीजन बन गई थी। इन तीनों बहनों का एक साथ कूदना यह साबित करता है कि वे किसी शेयर्ड डिल्यूशन यानी सामूहिक मानसिक भ्रम की स्थिति में थी। उन्होंने अपनी असली पहचान को मारकर कोरियन नाम अपना लिए थे, जिसका मतलब है कि वे मानसिक रूप से इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। वे उस गेम के टास्क को पूरा करने के जुनून में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्हें बालकनी के नीचे मौत नहीं बल्कि अपनी जुदाई दुनिया की मंजिल नजर आ रही थी। यह घटना सिर्फ एक पारिवारिक हादसा नहीं है बल्कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की खतरनाक दुनिया का परिणाम भी है। आज के बच्चे रील्स, कोरियन ड्रामा, वायलेंट गेम्स और फैंटेसी वर्ड्स में इतने खो चुके हैं कि वे असली और नकली दुनिया का फर्क भूल जाते हैं। जब उन्हें रियल लाइफ में थोड़ी भी डांट या रोक टोक मिलती है तो वे इसे अत्याचार समझने लगते हैं। सबसे दर्दनाक मोड़ तब आया जब उनके पिता ने उनसे वो मोबाइल छीन लिया। हमें समझना होगा कि एक एडिक्ट के लिए उसका नशा ही उसकी जिंदगी होता है। जब उन बच्चों से उनकी आभासी दुनिया छीनी गई तो उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और उन्हें लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है। सुसाइड नोट पर लिखा, सॉरी पापा, यह चीख चीख कर कह रहा है कि वे अपने पिता से प्यार तो करती थी लेकिन वो मोबाइल का राक्षस उनके प्यार से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। वे माफी मांग रही थी क्योंकि उन्हें पता था कि वे गलत कर रही हैं, लेकिन उनका दिमाग अब उनके वश में नहीं था, वो उस गेम के कंट्रोल में था।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। एज अ डिटेक्टिव मैंने अपने कैरियर में कई ऐसे केसेस देखे हैं जहां बाहर से सब सही लगता है लेकिन अंदर ही अंदर परिवार टूट रहा होता है। गाजियाबाद का यह केस भी उस टूटन की चरम तस्वीर है। एक जासूस की नजर से जब मैंने इस दर्दनाक हादसे की कड़ियां जोड़ी तो सच किसी डरावनी फिल्म जैसा निकला। ये तीन बहनें किसी बीमारी से नहीं बल्कि एक वर्चुअल वायरस से हार गई जिसने उनकी सोचने समझने की शक्ति को ही खत्म कर दिया। हम जिसे सिर्फ एक गेम समझ रहे हैं वो असल में बच्चों को जीते जी कब्र की ओर ले जाने वाला एक डिजिटल सुसाइड टास्क बन चुका है। इस वीडियो में मैं आपको वो 6 कड़वे सच बताने जा रहा हूं जो इस घटना के पीछे छिपे हैं और जिनसे हमें सबक लेने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल के ऑनलाइन गेम्स और सोशल मीडिया कम्युनिटीज सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रह गई हैं बल्कि ये बच्चों के कोमल दिमाग को रिमोट कंट्रोल से चलाने का एक खतरनाक औजार बन चुके हैं। इसे मनोविज्ञान की भाषा में डोपामाइन लूप कहा जाता है। इन गेम्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ये बच्चों को छोटे छोटे आसान टास्क देते हैं। हर टास्क पूरा होने पर उनके दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है जो उन्हें एक नकली जीत और झूठी खुशी का एहसास कराता है। धीरे धीरे बच्चा इस डिजिटल रिवॉर्ड का इतना आदी हो जाता है कि उसे असली दुनिया फीकी और बोरिंग लगने लगती है। खतरा तब शुरू होता है जब ये टास्क गेम से निकलकर हकीकत में बदलने लगते हैं। शुरुआती स्तर पर ये टास्क मासूम लग सकते हैं, जैसे आधी रात तक जागना या कोई खास गाना बार बार सुनना, लेकिन धीरे धीरे ये निर्देश खतरनाक और आत्मघाती मोड़ लेने लगते हैं। गाजियाबाद के इस मामले में भी उन तीनों बहनों का एक साथ एक ही समय पर 9वीं मंजिल से कूदना यह साफ संकेत देता है कि वे किसी डिजिटल प्रभाव और सामूहिक मानसिक भ्रम के जाल में फंस चुकी थी। उनके लिए उस समय मौत का डर खत्म हो चुका था क्योंकि उनके दिमाग को प्रोग्राम कर दिया गया था कि यह कूदना अंत नहीं बल्कि उनके वर्चुअल मिशन का अगला हिस्सा है। उन्होंने खेल और हकीकत के बीच की दीवार को गिरा दिया था और उस डिजिटल शैतान के निर्देशों को अपनी जिंदगी का आखिरी सच मान लिया था। जांच और खबरों के मुताबिक उन लड़कियों ने न सिर्फ कोरियन भाषा और गानों को अपनाया बल्कि आपस में अपने कोरियन नाम तक रख लिए थे। एक आम इंसान के लिए यह शायद बचपना लगे लेकिन एक डिटेक्टिव और मनोवैज्ञानिक नजरिए से यह एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। जब कोई बच्चा अपनी असली जीती जागती पहचान को छोड़कर किसी काल्पनिक या विदेशी किरदार को पूरी तरह अपनाने लगता है तो इसका गहरा मतलब यह है कि वह अपनी असल जिंदगी, अपने परिवेश और खुद से नफरत करने लगा है। इसे एक किस्म का डिजिटल नशा कहा जा सकता है। यहाँ बच्चा अपनी असल दुनिया की परेशानियों से भागकर उस परफेक्ट वर्चुअल दुनिया में शरण लेता है। धीरे धीरे यह जुनून इस कदर बढ़ जाता है कि उन्हें अपने माता पिता, भाई बहन और घर के नियम एक दुश्मन की तरह लगने लगते हैं क्योंकि वे उसे उसकी काल्पनिक दुनिया से बाहर खींचने की कोशिश करते हैं। उनके लिए उनका वो कोरियन नाम और वो ऑनलाइन कम्युनिटी ही उनका असली परिवार बन जाती है। जब ये अलगाव इस हद तक पहुंच जाए कि बच्चा अपनी संस्कृति और जड़ों को पूरी तरह नकार दे तो समझ जाइए कि वह मानसिक रूप से आपके हाथ से निकल चुका है और खतरा आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा बल्कि घर के अंदर घुस चुका है। उन तीनों बहनों का लॉकडाउन के बाद से ही स्कूल न जाना इस दिल दहला देने वाले अंजाम की सबसे पहली और सबसे मजबूत नींव थी। हमें यह समझना होगा कि स्कूल सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल करने की जगह नहीं है बल्कि वह एक ऐसी वर्कशॉप है यहाँ बच्चों के व्यक्तित्व को गढ़ा जाता है। स्कूल उन्हें बाहरी दुनिया की धूप छांव से जोड़ता है, उन्हें समाज के अलग अलग
स्वभाव वाले लोगों से मिलना, दोस्त बनाना, हार जीत का सामना करना और जिंदगी की छोटी मोटी मुश्किलों का डटकर सामना करना सिखाता है। एक बंद कमरे में मोबाइल के साथ वक्त बिताना उन्हें शुरू में सुकून भरा लगा होगा, लेकिन धीरे धीरे इसी कमरे ने उनके दिमाग के चारों ओर एक ऐसी जेल बना दी, यहाँ से बाहर की दुनिया उन्हें डरावनी लगने लगी। एक डिटेक्टिव के नजरिए से मैं आपको बता दूं कि आइसोलेशन यानी अकेलापन वो सबसे उपजाऊ जमीन है। यहाँ अपराधी, खतरनाक ऐप्स और ब्रेन वॉश करने वाले ग्रोह अपने पैर पसारते हैं। ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो मासूम बच्चों की भावनाओं से खेलकर उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाने लगते हैं। जब बच्चा अकेला होता है तो उसका ब्रेन वॉश करना सबसे आसान होता है, क्योंकि उसके पास अपनी सोच को परखने के लिए कोई दूसरा नजरिया या असली दोस्त नहीं होता। उनके लिए मोबाइल ही उनका भगवान, उनकी दुनिया और उनका एकमात्र सच बन गई थी। और इसी अकेलेपन का फायदा उठाकर उस डिजिटल मौत के जाल ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। अक्सर माता पिता एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक गलती कर बैठते हैं। जब वे देखते हैं कि बच्चा मोबाइल में बहुत ज्यादा डूब रहा है या बिगड़ रहा है, तो वो अचानक गुस्से में आकर उससे मोबाइल छीन लेते हैं या इंटरनेट बंद कर देते हैं। सुनने में यह एक सही कदम लग सकता है, लेकिन एक डिटेक्टिव और एक्सपर्ट के तौर पर मैं आपको बता दूं कि मोबाइल की लत अब किसी ड्रग्स या शराब के नशे से कम नहीं है। विज्ञान कहता है कि जब बच्चा घंटों मोबाइल चलाता है तो उसके दिमाग को डोपामाइन की भारी खुराक की आदत हो जाती है। ऐसे में अचानक फोन छीन लेना उसके दिमाग के लिए एक डिजिटल शॉक की तरह होता है। गाजियाबाद के इस मामले में भी जब उन बहनों से फोन छीना गया तो उनके दिमाग ने इसे सामान्य सजा नहीं बल्कि अपनी अस्तित्व की समाप्ति यानी मौत के समान माना। उन्हें लगा कि जिस वर्चुअल दुनिया में वो जी रही थी उसके बिना उनकी जिंदगी का कोई मोल नहीं है। एक एडिक्ट का दिमाग उस समय सोचने समझने की शक्ति खो देता है और वह करो या मरो वाली स्थिति में पहुंच जाता है। मोबाइल छीनना समस्या का हल नहीं है, बल्कि यह आग में घी डालने जैसा है। जरूरत इस बात की थी कि उनके नशे को धीरे धीरे कम किया जाता, उनकी काउंसलिंग की जाती और उन्हें प्यार से असल दुनिया की खुशियों का एहसास कराया जाता। लेकिन अचानक लिए गए उस एक फैसले ने उनके दिमाग में वो अंधेरा भर दिया, जिसके बाद उन्हें सिर्फ मौत ही एक रास्ता नजर आई। सुसाइड नोट में लिखा वो छोटा सा शब्द सॉरी पापा असल में एक बहुत बड़ी और गहरी खामोशी की चीख है। यह साबित करता है कि उन बच्चियों के मन में अपने पिता के प्रति सम्मान तो था, लेकिन उस सम्मान से कहीं ज्यादा डर और गिल्ट भरा हुआ था। एक डिटेक्टिव के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जब बच्चा सॉरी लिखकर अपनी जान देता है तो इसका मतलब है कि उसे अपनी गलती का एहसास तो है, लेकिन उसे यह विश्वास नहीं है कि उसका परिवार उसे उस गलती से बाहर निकाल पाएगा। उन्हें लगा कि वे जिस डिजिटल दलदल में फंस चुकी हैं वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है और उनके पिता उन्हें कभी नहीं समझेंगे। घर में नियमों की दीवारें इतनी ऊंची हो जाती हैं कि बच्चा अपनी परेशानी साझा करने के बजाय उसे अंदर ही अंदर घोटने लगता है। उन बहनों को लगा होगा कि मोबाइल छीनना सिर्फ शुरुआत है, अब उन्हें हमेशा नफरत और तिरस्कार की नजर से देखा जाएगा। अगर उनके और उनके पिता के बीच कम्युनिकेशन का एक भी रास्ता खुला होता, यहाँ वो बेझिझक कह पाती कि पापा हमें इस गेम की लत लग गई है, हमें बचा लीजिए, तो शायद आज वो तीनों बहनें हमारे बीच होती। हमें यह कड़वा सच समझना होगा कि आज के बच्चों को महंगे गैजेट्स, आलीशान घर या ब्रांडेड कपड़े नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए आपका समय, आपकी सहानुभूति और भरोसा कि चाहे वे कितनी भी बड़ी गलती कर लें, उनके माता पिता उनका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एक डिटेक्टिव के तौर पर जब मैं इस केस के सोशल स्ट्रक्चर को देखता हूं तो मुझे एक बहुत ही दुखद पैटर्न नजर आता है। अक्सर हम कहते हैं कि भाई बहनों का साथ होना ताकत होती है, लेकिन इस केस में वही साथ उनके लिए काल बन गया।
मनोविज्ञान में इसे मानसिक भ्रम कहा जाता है। यहाँ एक का डर और पागलपन दूसरों पर भी हावी हो जाता है। जब ये तीनों बहनें लॉकडाउन के बाद से ही स्कूल नहीं गई और बाहर के दोस्तों से पूरी तरह कट गई, तो उन्होंने आपस में ही एक ऐसी गुप्त दुनिया बना ली। यहाँ बाहरी दुनिया का कोई भी नियम काम नहीं करता था। वे तीनों एक दूसरे के लिए वैलिडेशन का जरिया बन गई। अगर एक बहन को गेम का कोई टास्क सही लगा तो दूसरी और तीसरी ने उसे बिना सवाल किए मान लिया, क्योंकि उनके पास कोई और रेफरेंस पॉइंट नहीं था। उनके बीच की बॉन्डिंग इतनी गहरी, इतनी टॉक्सिक हो गई थी कि उन्होंने साथ जीने और साथ मरने की कसम को उस डिजिटल फैंटेसी से जोड़ दिया। आमतौर पर अगर एक बच्चा गलत कदम उठाता है तो दूसरा उसे रोकता है, लेकिन यहाँ तीनों एक दूसरे का अंधा सहारा बन गई। वे एक दूसरे को संभालने की बजाय उस खौफनाक फैसले की ओर एक दूसरे को धकेलती रही। यह पॉइंट हमें सिखाता है कि अगर आपके घर में बच्चे अचानक एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होकर बाकी दुनिया से कटने लगे, तो उसे सिर्फ भाई बहन का प्यार ना समझें, बल्कि यह देखें कि उस बंद कमरे के अंदर वे किस तरह की विचारधारा शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, गाजियाबाद की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना हम सब के लिए कोई आम खबर नहीं, बल्कि एक जोरदार वेकअप कॉल है। हमें समझना होगा कि तकनीक और गैजेट्स हमारे बच्चों की सुविधा के लिए होने चाहिए, उनकी जिंदगी के मालिक बनने के लिए नहीं। मोबाइल की उस ठंडी और बेजान स्क्रीन से बाहर भी एक बेहद खूबसूरत और रंगीन दुनिया है, और यह एहसास हमें ही अपने बच्चों को कराना होगा। एक डिटेक्टिव के तौर पर मैं आपसे बस यही गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर जरूर रखिए, लेकिन शक की नजरों से नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और अटूट दोस्ती के साथ। उनके बंद कमरों की लंबी खामोशियों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अक्सर सबसे तेज चीखें उन्हीं बंद कमरों के अंदर दफन होती हैं। अपने बच्चों को थोड़ा और समय दीजिए, उनके साथ खेलिए, उनसे बातें कीजिए और उन्हें यह भरोसा दिलाइए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उनका परिवार उनके साथ खड़ा है। याद रखिए, तकनीक को हम फिर से खरीद सकते हैं, लेकिन गुजरा हुआ बचपन और खोई हुई मासूमियत कभी लौटकर नहीं आती। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी की जान बचा सकती है, तो इस वीडियो को हर माता पिता तक जरूर पहुंचाए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई और सच्ची जानकारी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु